हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एनिमेशन और मीडिया इंडस्ट्री से मिस्टर श्याम दुबे सर। सर को 15 प्लस ईयर से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एनिमेशन जो वर्ड जब आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है ना? तो एनिमेशन, ग्राफिक्स तो ये किस तरीके से कनेक्टेड हैं? दोनों सेम हैं या मतलब डिफरेंट है? क्योंकि एनिमेशन वर्ड जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है ना 2D, वीएफएक्स, हाँ। मूविंग अराउंड थिंग्स। तो इसके बारे में सर प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और जो आपका सवाल है ये लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अगर आप एनिमेशन का नाम अभी सुन रहे हैं कुछ साल पहले से, तो आप सिर्फ एनिमेशन ही सुन रहे हैं। इससे पहले आप इसे सुनते थे एनिमेशन मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का मतलब होता है मल्टीपल्स मीडिया को एक साथ यूज़ कर यूज़। तो अभी क्या हो गया है कि एनिमेशन एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसे सेग्रीगेट कर रखा है 5 से 6 पार्ट्स में, मोटे-मोटे। जिसमें से एक नाम आपने लिया है, जिसका नाम है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक। वो उसका सबसे एसेंशियल और सबसे पहला पार्ट है। ओके। अब इसमें करना क्या है हमने, जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो बच्चे एडमिशन लेते हैं प्राइमरी सेक्शंस में, यानी फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि बिना कोई एडमिशन लिए 10th पास कर जाए, 12th पास कर जाए? नहीं। एनिमेशन की इंडस्ट्री में भी लोगों का यही एक मिथ चल रहा है कि उनको लगता है कि वो एनिमेशन को कब स्टार्ट करें। हाँ। जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो उसी बेसिक इंडस्ट्री में रहते हैं, मतलब बस बेसिक स्टेप पे रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पढ़ने के लिए कभी स्टार्टअप लेते हैं तो वो स्टार्टअप का प्राइमरी सेक्शन है। तो प्राइमरी में फर्स्ट से लेके 10th तक आप सब कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद 11th-12th में आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं या फिर पीजी करते हैं। बिल अब इसी को ध्यान में रखिए और अब एनिमेशन के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। एनिमेशन का सबसे पहला स्टेप ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक। तो आप इसको ऐसे ही समझिए कि ये एक प्राइमरी सेक्शन का पार्ट है। ये उतना प्राइमरी है कि आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर उस चीज़ की नींव नहीं सही बनी, ठीक है? तो अब ग्राफिक डिज़ाइन पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल उसकी बात बताऊँ कि नॉर्मल उदाहरण देखें, तो प्रिंट मीडिया एक शब्द है। प्रिंट मीडिया क्या होता है प्रिंट मीडिया? ऐसी चीज़ें जो आपको प्रिंटेड दिखाई देती हैं। दिखाई देती है। ये होर्डिंग, बैनर्स, मैगज़ीन। बुक्स, हाँ, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हो, वो सारी। तो वो सबसे पहले डिज़ाइन होती हैं, उसके बाद वो प्रिंट होती हैं। प्रिंट। इसीलिए जितना डिज़ाइनिंग में आप छपी हुई चीज़ें देख रहे हो या प्रिंटेड आइटम्स देख रहे हो, वो आप जितना भी सोच सकते हो। आप सुबह उठने से लेके और शाम को सोने तक बिल ऐसा अपने आस-पास बहुत कुछ देखते हो, जो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखता है। छोटे से विज़िटिंग कार्ड से लेके और बाहर बैनर और होर्डिंग जैसे बड़ी चीज़ों तक। बिल हर चीज़ पहले डिज़ाइन होगी, उसके बाद वो प्रिंट। प्रिंट होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में ग्राफिक डिज़ाइन में आप सीखते क्या हो? आप ये सारा कॉन्सेप्ट सीखते हो। अब अगर अभी की भाषा में हम इस बात को बात करें, जैसे ई-लर्निंग हो गया, ये एडवर्टाइज़मेंट्स हो गए, ये हर चीज़ का बेस ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक। क्योंकि आप पहले ग्राफिकली अगर वो नहीं हुए, क्या बोलते हैं इसको? अगर पहले आप ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, तो आप फर्दर स्टेप्स आगे नहीं जा सकते हो। इसमें आपको टाइम लगेगा, टाइम। ठीक है? तो पहला स्टेप हो गया ग्राफिक डिज़ाइन। दूसरा हम आगे चलते हैं, दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरा स्टेप है मेरे पास, वो है 2D एनिमेशन और ऑडियो वीडियो एडिटिंग। अच्छा। अब ये मैंने दोनों का नाम एक साथ इसलिए लिया क्योंकि हम 6-6 महीने के सेमेस्टर वाइज़ इसको हम काउंट कर रहे हैं। 6 महीने मैंने ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ा, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बेसिक्स में रखी है। एग्ज़ैक्टली। फिर मैं चलता हूँ 2D एनिमेशन और एडिटिंग की तरफ, जो मैं 6 महीने सीखूँगा। उसके बाद मैं 3D में एंटर करूँगा। 3D के कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, तो उसको बहुत सारे को एक्सप्लेन करने से पहले मैं 2D एनिमेशन की बात करता हूँ। उसमें अगर आपके पास ड्राइंग स्किल सेट आपकी अच्छी है, तो आप अपना करियर सेटअप 2D एनिमेशन बना सकते हैं। और 2D एनिमेशन आपको अगर विजुअली मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप टीवी में या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे या कहीं पर भी जब आपको कार्टून ध्यान में आता है, हुँ। तो बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि कार्टून एक 2D एनिमेशन होता है। हाँ। हाँ, कार्टून 2D एनिमेशन का एक छोटा-सा पार्ट है, कि लेकिन 2D एनिमेशन लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा ई-लर्निंग का पार्ट जो है वो इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? एंटरटेनमेंट में 2D एनिमेशन, हाँ, कार्टून और ये सब चीज़ों को ही परस्यू करता है, बट ई-लर्निंग का पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा रिलायबल है और मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्योंकि किड्स इंडस्ट्री में आप देखो कार्टून सेक्शंस में जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों को कि डोरेमोन, शिनचैन ये भी तो कार्टून है ना? तो ये सारे 2D में बने? ये सब 2D में बने हुए हैं, ओके। ठीक है? तो आपको थोड़ी देर के बाद मैं 2D और 3D का रेशियो समझाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा क्या गेम।
फिर आपके पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट नाम लिया जिसका मैंने नाम दिया एडिटिंग। एडिटिंग। एडिटिंग का स्कोप बहुत सारा है। जैसे आप पहले ज़माने से बात करते हैं तो टीवी हो गया, फ़िल्म्स हो गया, यहाँ मतलब कि एडिटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। बट आज के कॉन्सेप्ट में हर इंसान एडिटिंग कर रहा है कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पे। बिल्कुल सर। वो देन है यूट्यूब की। हाँ, नहीं तो वैसे ये होगा सोच, अगर यूट्यूब प्लेट चैनल है, हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ कंटेंट बनाएँगे, उस कंटेंट को एडिट करेंगे तभी डालेंगे। सारे का सारा एज़ इट इज़ कंटेंट कोई नहीं डालता, है ना? तो वहाँ पर आपका एडिटिंग की फ़ील्ड आती है और एडिटिंग का फ़ील्ड का एक सिंपल सा रूल है, आप शूट करते हैं, आप रफ कट लगाते हैं, आप ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, इफ़ेक्ट लगाते हैं और उसका आउटपुट निकालते हैं। होल एंड सोल ये छोटा-सा पार्ट आप करने के लिए 6 पार्ट या 5 पार्ट में उसको डिवाइड करें। डिवाइड। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ़ पढ़ने में अच्छा है। जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो ये भी बहुत बहुत बड़ा कॉन लेंदी पार्ट। और इसमें सर अलग-अलग टूल्स भी यूज़ करते हैं सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि आपको कुछ और टूल आता है और सो दैट मैंने कोई और टूल सीखा है तो उससे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट यही आपको याद रखना है ओ कि पहले आप स्क्रिप्टिंग करेंगे, ठीक है? फिर आप शूट करेंगे, फिर आप रफ कट लगाएँगे, ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, इफ़ेक्ट लगाएँगे और आउटपुट निकाल देंगे। चाहे आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कीजिए, ये प्रोसेस हमेशा सेम रहने वाली है। सेम रहने वाली है। क्योंकि और एडिटिंग का सिर्फ़ यही एक वो है पार्ट कि टूल आपके पास 1 लाख है इंडस्ट्री में, डिपेंड करता है कितने लोग फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग पेड इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो लोग पेड इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ज़्यादा वो मिलती है, फीचर्स मिल फीचर्स मिल जाते हैं। और कोई इसलिए जो टूल यूज़ कर सकते सभी सभी टूल इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादातर लोग मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं पीसी को, लेकिन मोबाइल पे सूट नहीं करते। तो अभी हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ग्राफ़िक, 2D एनिमेशन और एडिटिंग। तो चौथा कॉन्सेप्ट जो है मेरे हिसाब से, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये वैसी बातें हैं कि जो मैंने अब तक पढ़ाई की है उसके हिसाब से मैंने इनको अलग-अलग सिचुएशन में रखा हुआ है। तो ये सिचुएशन जो 3D की आती है, 3D सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है? 3D लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट है सबसे पहली बात, 3D का बहुत सारा स्कोप है। तो आप 3D को बेसिकली पढ़ना कहाँ शुरू करते हो? आप 3D को पढ़ते हो मॉडलिंग से। मॉडलिंग की मैं जब बात करूँ तो आप ये मत समझिए कि हम रैंप मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। हम मॉडलिंग की बात को समझें कि हम किसी चीज़ को बनाने की बात कर रहे हैं। जो भी आपको रियल दुनिया में बना हुआ दिख रहा है, जैसे ये कप है, 3D में हम एज़ इट इज़ कप ऐसा ही बना सकते हैं और आप 3D के कप को देख के और रियल कप को देख के डिफरेंस ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो मॉडलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्रिएशन प्रॉप मॉडलिंग 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अगर लिविंग थिंग बना रहे हो, नॉन लिविंग थिंग बना रहे हो, ये मॉडलिंग के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं मोटे-मीटे। तो हम इसको बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग के बाद नेक्स्ट पार्ट टेक्सचर। क्या है? टेक्सचर क्या होता है? ये कप देखने में कप कब लगेगा? जब इसके ऊपर ये व्हाइट और ये सब करोगे आप, आपने जो इसके ऊपर लिखा है वो लिख दोगे, तो इसकी रियलिटी आती है। वैसे ही जब आप कुछ भी चीज़ बनाते हो मॉडल, तो वो एक स्पेसिफिक कलर का होता है, मगर वो रियलिस्टिक नहीं होता। तो टेक्सचर लगने के बाद वो रियलिस्टिक हो जाता है, ठीक है? इसके इन डेप्थली मैं नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। थर्ड पार्ट आपके पास आता है कि अगर आप एनिमेशन करना चाहते हो उसी ऑब्जेक्ट को। उसी ऑब्जेक्ट को, तो फिर आपको उस एनिमेशन के लिए पहले रिग करना पड़ता है। रिग एक नॉर्मल सिनेरियो है, अगर आम बोलचाल की भाषा में मैं रिग की बात करूँ तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी में वो होता है, बोन का सिस्टम होता है, तो उस बोन सिस्टम को हम टेक्निकल भाषा में रिग बोलते हैं। ओ तो अगर आप कोई कैरेक्टर को मूव कराना चाहते हैं तो आपको उस पूरे कैरेक्टर के बॉडी में रिग लगाना पड़ता है, अच्छा, ठीक है? तो रिग चौथा कॉन्सेप्ट है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग तीसरा, ठीक है? उसके बाद का पार्ट है एनिमेशन का। लेकिन उन दोनों के बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है स्केलिंग का, कि आप बाइंड करते हो। आप फिर फीलिंग, स्किनिंग, स्किनिंग, ओके। ठीक है? स्किन जो होता है, स्किनिंग। तो आप अपने मॉडल और अपने बोन सिस्टम को ऐड करने के लिए स्केलिंग करते हो, ताकि वो आपस में जुड़ जाएँ। और अब हमारे पास हमारा मॉडल तैयार है एनिमेट होने के लिए। तो पाँचवाँ कॉन्सेप्ट है एनिमेशन। तो एनिमेशन जो कॉन्सेप्ट था, वो एक सिस्टम के अंदर का बहुत छोटा-सा पार्ट है। लेकिन हम जिस एनिमेशन की बात करते हैं वो लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुआ है। तो ये एनिमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मूव कराना, चलाना-फिराना। जैसे आप कोई भी 2D एनिमेशन देख रहे हो, 3D देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप एनिमेशन के थ्रू करो। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको लाइटिंग बोलते हैं। लाइटिंग का मतलब कहता है जैसे हम अभी बैठे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ अंधेरा कर दें तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो जो रियल लाइफ में लाइटें काम करती हैं, 3D की दुनिया में ऐसी रियल लाइट्स होती हैं, जिससे कि जब आपका आउटपुट निकले तो वो एज़ इट इज़ आपको रियलिस्टिक लगे। लगे। तो उसके लिए पूरा लाइटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ता है और उसके इनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं? बिल्कुल, कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं सर? वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बस रेंडर। रेंडर का मतलब होता है आउटपुट निकालना, ठीक है? अब हर आदमी 3D के टूल्स का इस्तेमाल नहीं करता,
तो मुझे अपने क्लाइंट को दिखाना है कोई चीज़ जो मैंने बनाया, तो मैं 3D का सॉफ्टवेयर ले जाऊँगा। मैं उसका जेपीजी निकाल के ले जाऊँगा, उसे दिखाने के लिए भाई ये फ़ोटो है इसकी। तो ये जो प्रोसेस है वो जेपीजी निकालने का, उसको हम वो प्रोसेस को रेंडर बोलते हैं। रेंडर। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है किसी भी सिस्टम के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी कंप्यूटेशन लेता है। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री में बाकी चीज़ों को हम आसान बोलते हैं, रेंडरिंग को हार्ड बोलते हैं। हार्ड पढ़ाई में नहीं, हार्ड सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग लेट कर पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं इसकी। लेट मतलब स्पीड स्पीड, स्लो हो जाती है सिस्टम की। उसके लिए आपको बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, जितना अच्छा आपका ग्राफिक कार्ड होगा, उतना आपका सिस्टम अच्छा काम करेगा। अच्छा, रैम, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रेंडरिंग पे काम करते हो। वैसे तो आज की तारीख में बहुत सारे रेंडर हाउसेज़ हैं, ये एक अच्छा खासा बिज़नेस मॉडल है। बहुत सारे लोग रेंडर हाउस खरीद के रखते हैं, जो आपका फ़ाइल लेते हैं और आपकी फ़ाइल का रेंडर निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, दैट्स इट। बस। और वो हर एक फ्रेम का रेंडर निकालते हैं। तो हर एक फ्रेम का रेंडर मतलब आपको एनिमेशन का एक छोटा-सा अगर मैं आइडिया दूँ, तो 1 सेकंड में 24 से 30 फ्रेम होते हैं। तो सर फ्रेम क्या होता है बेसिक? 1 फ्रेम का मतलब होता है एक स्टिल इमेज। एक कंप्लीट इमेज? एक स्टिल इमेज, एक फ़ोटो, एक फ्रेम है। ओके। और ऐसे मिनिमम 24 या 30 फ्रेम जब मिलेंगे, हाँ, तो आपको एनिमेशन दिखाई देगा, तब हमें एनिमेट होता हुआ वो ऑब्जेक्ट दिखता है। दिखेगा। ओके। और 1 फ्रेम की कीमत अगर आप अभी गूगल करें या कुछ करें, तो ₹10 से लेके, क्योंकि वो भी डिपेंड करेगा कि वो उसका रेज़ोल्यूशन क्या है, ठीक है? वो नॉर्मल 720 है, 1080 है, 4K, 8K, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। 1 फ्रेम की कीमत अगर हम ₹10 मान के चलें, तो आप इमेजिन कीजिए कि 1 सेकंड का एनिमेशन के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने हैं। 10 इंटू 30, उतने पैसे आपको 1 सेकंड के एनिमेशन के लिए खर्च करने हैं। और 1 सेकंड का एनिमेशन नथिंग, बस आपकी पलक झपकी और 1 सेकंड का एनिमेशन खत्म हो जाता है। तो मिनिमम कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए जब हमें सर एक्चुअल दिखे कि ये मूव 24 से 30 फ्रेम इन बिटवीन, 24 से 30 फ्रेम? फ्रेम के बीच में। तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया फिर। बिल्कुल, इसलिए 3D एक्सपेंसिव है और रेंडरिंग इसमें सबसे एक्सपेंसिव गेम, ओके। ठीक है? तो ये आपका पूरा 3D का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद अभी मार्केट में एक बहुत इन है चीज़, जिसको बोलते हैं वीएफएक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? रियल लाइफ में जो आपको होता हुआ नज़र नहीं आता, जो रियलिटी में नहीं हो सकता, हुँ। वह वीएफएक्स की दुनिया में हो सकता है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? क्या कोई इंसान उड़ सकता है? लेकिन आपने टीवी में, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे या स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों को होते हुए देखा होगा। हाँ। लेकिन हमें पता है कि फिज़िक्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल, लेकिन वीएफएक्स इसको कंप्लीट करके दिखाएगा आपको। तो वीएफएक्स का ऐसे ही मतलब है, ये फिज़िक्स को चैलेंज करता है। जो रियल ज़िंदगी में नहीं हो सकता, वो सब वीएफएक्स के थ्रू हो सकता है। ये 3D का पार्ट। ये दोनों में काम करता है, वीएफएक्स 3D, 2D, रियल लाइफ़ में भी काम करता है। रियल लाइफ़ मतलब जो फ़िल्में आप बनाते हैं, रियल लाइफ़ जिसमें कैमरा शूट करते हैं, वहाँ पे भी वीएफएक्स काम करता है। मतलब जहाँ पे जो चीज़ें पॉसिबिलिटी कम होती है वहाँ हम वेव। उसके लिए हम वीएफएक्स के थ्रू काम करते हैं। उसमें एक बहुत छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं क्रोमा, या ब्लू या ग्रीन स्क्रीन पे हम चीज़ों को शूट कर लेते हैं। उसके बाद वो ब्लू ग्रीन स्क्रीन हट जाती है और उसकी जगह हमारे रेफरेंसेस जो हम लगाना चाहते हैं, वो पीछे रिप्लेस हो जाती है। तो वो बहुत रियलिस्टिक लगता है। तो बहुत बार लाइटिंग अच्छी नहीं होती है, आउटडोर शूट आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो हम उस चीज़ का बचाने के लिए वीएफएक्स का इस्तेमाल करते हैं, कि इंडोर में शूट कर लेते हैं, लेकिन उसकी जब बैकग्राउंड्स वगैरह हटेंगे, तो वो आपको फ़ील ही नहीं हो कि आप इंडोर में थे, आप आउटडोर लाएँगे आपको। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ठीक है ना? इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि जैसे मैं आपकी ही दुनिया की एक चीज़ की बात करता हूँ, कि आपने बोला कि मैं आईटी सेक्टर की हूँ। आईटी में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वेब डिज़ाइनिंग का। तो वेब डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनिंग का पार्ट आप सीख जाते हो, जो आपने बताया मैंने ग्राफ़िक के थ्रू। लेकिन डेवलपमेंट के पार्ट में आपको लगते हैं बहुत सारे अलग तरह के स्क्रिप्टिंग की कोडिंग के सॉफ्टवेयर। वैसे ही एक और सेक्टर है वेब डिज़ाइनिंग के अलावा, यूआई यूएक्स, यूआई और जो बहुत ही नया आज की तारीख है। बहुत ठीक है? इम्पोर्टेंट भी है सर। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी आप डिज़ाइनिंग सीख जाते हो यूआई में। लेकिन फिर आपको यूएस करने के लिए भी फिर वही लगता है एक्सपीरियंस स्क्रिप्टिंग। तो अगर आप फ्यूचर में कोडिंग से अच्छा आपका ताल्लुक है, तो आप फ्यूचर में इस पूरे पार्ट को अकेले कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम अकेले नहीं करते, टीम वर्क होता है। लेकिन वेबसाइट डिज़ाइन और यूआई यूएक्स डिज़ाइन जो है, टीम वर्क ना भी मिले तो आप अकेले भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा-सा और अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा। एनहांस करना। तो आपको डिज़ाइनिंग प्लस डेवलपमेंट के दोनों सॉफ्टवेयर्स पिक करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें थी, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ग्राफ़िक, एडिटिंग, ठीक है? उसके बाद 2D एनिमेशन, 3D, वीएफएक्स, यूआई यूएक्स, वेबसाइट डिज़ाइन, ये सब कुछ ऑलमोस्ट एनिमेशन के अंदर ही आता है। मोटे-मोटे हम जब एनिमेशन बोलते थे, ये सारी चीज़ों में आता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा एनिमेशन में जो काम चीज़ कर रहा है, वो कर रहा है गेमिंग इंडस्ट्री,
ठीक है? सबसे ज़्यादा पैसा उगल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, वो गेमिंग इंडस्ट्री में। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सब गेमिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन गेमिंग एक लेवल ऊपर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि जब हम टेस्टिंग करते हैं गेमिंग की, तो उसके लिए हम अनरियल इस्तेमाल करते हैं या यूनिटी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि गेम को सपोर्ट करने के लिए बनते हैं, ठीक है? जिनकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं वो ये सब बनाने के बाद। वैसे गेमिंग एक अलग ही कंबाइन उसको हम एनिमेशन से ही कर। एनिमेशन में ही करेंगे। अब सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे थे बहुत, है ना? तो जैसे कि हम बात करते हैं 3D के सॉफ्टवेयर में, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मार्केट में, वो था माया। ऑटोडेस्क का ही सॉफ्टवेयर है माया। ऑटोडेस्क मदर कंपनी है इसकी। उसके माया और मैक्स 2 सॉफ्टवेयर्स हैं। माया और मैक्स, 3ds मैक्स। 3ds मैक्स जो होता है वो आपको काम करता है आर्किटेक्चरल काम के लिए, घर बनाना और इस तरह की चीज़ें बनाना, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर के लिए बहुत सारा इस्तेमाल होता है। और जो माया इस्तेमाल होता है, वो मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन और इन सब चीज़ों के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो इंडस्ट्री में ये 2 सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क के बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक फ्री सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स का, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडर। मार्केट में बहुत इन है इस वक़्त, क्योंकि वो फ्री है। ओके तो जो भी फ्रीलांसर्स वगैरह हैं, वो माया मैक्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लेंडर। क्योंकि उनको पे करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, और ब्लेंडर को पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन ब्लेंडर की एक दिक्कत ये है कि ये ऑथराइज़्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आपका कोई अम, दिक्कत आती है तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए कोई नहीं है। वो किसी कंपनी के उस पे नहीं है कि आप किसी को फ़ोन करें, इंजीनियर को आके आपका ब्लेंडर को सॉर्ट आउट कर दें, जो भी आपको दिक्कत आई है। तो वो पॉसिबिलिटी सिर्फ़ मैक्स और माया के पास है। जो ऑटोडेस्क में आप फ़ोन करते हैं, वो आपके इंजीनियर आके ठीक कर देंगे। लेकिन ब्लेंडर में ऐसा कोई करता नहीं है या कर नहीं सकता। इसीलिए जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इनका इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन फ्रीलांसर्स इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट जो था, ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा था। जो ये एनिमेशन स्टूडियोज़ का कॉन्सेप्ट एक सर सुनने में आ रहा है, तो ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एनिमेशन स्टूडियो बनाए इंडिया में? स्टूडियो बहुत सारे से हैं हमारे पास, ओके। बहुत सारे बंद हो गए, बहुत सारे नए खुल गए। तो उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है सर? मतलब वो उनको सब कुछ सारे जैसे कि आपको एक छोटा-सा प्रोजेक्ट मिलता है। मान लीजिए कि आपने कभी कोई 2D या 3D फ़िल्म देखी हो। हम 3D फ़िल्म की बात करते हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा 3D फ़िल्म बनाता है, उस कंपनी का नाम है पिक्सार। पिक्सा। पिक्सार ने बहुत सारी 3D फ़िल्म बनाई है, ठीक है? बहुत सारी 3D फ़िल्म में आपको एक का नाम बताऊँगा, अप नाम से एक पिक्चर है। ऐसे तो बहुत सारी हैं। अब अब उसमें जो मैंने आपको बताया मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग, ये सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट फ़ॉलो होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि अब इस तरीके के बंदे चाहिए होते हैं आपको। तो एक मतलब एक आपके पास अगर कोई स्टूडियो है, तो वो स्टूडियो कितने लोगों को कैसे हायरिंग करता है, वो अगर एक डेढ़ घंटे की पिक्चर बन रही है, तो आप इमेजिन कर लीजिए वो 2-3 साल में बनेगी आराम से। उसके लिए आपको कम से कम 10 से 5 मॉडल्स लगेंगे, 10 से 5 टेक्सचर लगेंगे। सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो होता है एनिमेशन। एक फ़िल्म पे कम से कम 150 से 300 लोग, और मैक्सिमम 3 से 400 जा सकते हैं, उतने एनिमेटर्स काम करते हैं। हमारी दुनिया में एनिमेटर की जॉब सबसे ज़्यादा है। स्विच करने का ऑप्शन है क्या आईटी से एनिमेशन में हाँ, अगर आप बिल्कुल क्यों नहीं, आपके पास यार अच्छा मौका है, क्योंकि कोई भी एनिमेशन का सॉफ्टवेयर बगैर कोडिंग के नहीं चलता। वो मुझे आती है, तो मैं ठीक स्विच है? कर तो सकती आप ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप बस अपना टिपिकल पार्ट चुनो कि आप कौन से पार्ट के एक्सपर्ट हो, हाँ, उसके एनिमेशन मतलब उसके स्क्रिप्टिंग कोडिंग आप कर। तो ओके। इससे बहुत अच्छी आपके तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सर एक बात बताइए, तो जैसे अभी आजकल एआई का इतना सारा चीज़ है, हर जगह एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ना? हमारे आईटी इंडस्ट्री में भी हर जगह एआई, मतलब जो काम, जो कोड हम इतने टाइम लगा के लिख रहे थे, आज वो कोड बहुत इजीली हम एआई टूल का यूज़ करके कर पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो एआई के जो एप्लीकेबिलिटी है, उससे एनिमेशन में या आपके इस फील्ड पे कोई फ़र्क पड़ेगा एआई के आने से? क्योंकि आजकल तो चैट जीपीटी और बहुत सारे टूल्स हैं जो इमेज जनरेट करके दे दे रहे हैं। तो ओह! बिल्कुल ये वाजिब सवाल है आपका। लेकिन जिस तरीके से लोग घबराए हुए एआई से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगले 20 साल तक। क्योंकि अभी भी इंडिया में एआई का जो प्रचलन है शुरू हुआ है। हाँ, इसे कोर तक पहुँचते-पहुँचते कि हम सब लोग इसका उस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि हम उसको अपनी डेली लाइफ़ में इस्तेमाल करें, अभी उसके लिए बहुत टाइम है। टाइम दूसरा ये कि 99.9% चीज़ें पेड है। हाँ, क्या लोगों के पास इतना पैसा है खर्च करने के लिए? नहीं, इंडिया में तो नहीं है। तो इंडिया में 0.1% लोग ही ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल एआई को उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वो पैसा पे कर। अगर आप महीने ₹2000 दे रहे हैं, तो आप एआई को बड़े तरीके से वही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सर कई बार हम पेड वर्ज़न परचेज़ करने के बाद भी
उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे। उसी लोगों के एआई को तो यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन एक्चुअली उससे जेन्युइन आउटपुट अभी भी बहुत कम ही लोग निकाल पा रहे हैं। जैसे मान लो आप एआई का टूल मेरे पास है, तो और आप एक्सपर्ट हैं, तो आई थिंक अगर वो टूल मैं आपके पास होगा तो आप बेटर यूटिलाइज़ेशन कर पाएँगे। बिल्कुल। तो तो देखिए उसके पीछे लॉजिक क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीज़ की पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो जैसे हम बचपन में पढ़ते थे किताब, लेकिन शायद आपने याद होगा कि आपको अपने एग्ज़ामिनेशन टाइम में कीज़ पढ़ी थी, कुंजी बोलते थे हम लोग या गाइड या रिफ्रेशर। वो एक एक्स्ट्रा पार्ट था जो हमारे पास नॉलेज के लिए किताबें थीं, उसके अलावा, जिसको हम पढ़ते थे कि एग्ज़ाम में इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है। सेम वही कंडीशन अभी भी अप्लाई है। अगर आपको अपने बेसिक बुक्स की नॉलेज नहीं है और फिर आप कुछ नया खोजने की कोशिश करें, तो आप नहीं खोज पाएँगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको खोजना क्या है। एग्ज़ैक्टली। तो अगर आप ग्राफ़िक पढ़ेंगे नहीं, ग्राफ़िक के अंदर के पोटेंशियल्स को जानेंगे नहीं, तो आप एआई को क्या बोलेंगे कि आपको चाहिए क्या? और जब कई बार हमने देखा भी है कि हम ढूँढने कुछ जाते हैं और अभी कुछ आउटपुट कुछ और ही आ जाता है, तो जस्ट बिकॉज़ कि हम क्लियर होले ये है व्हाट वी वांट, तो हम उससे क्वेरी पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट दे रहा है। फिर आउटपुट देके हम सोच रहे हैं कि अरे ये तो मैंने माँगा ही नहीं था, मुझे कुछ और चाहिए था। तो ये तभी आएगा जब आप कोर नॉलेज को हासिल करेंगे। तो मैं आपको फिर भी यही कहूँगा कि बेसिक नॉलेज हर चीज़ की ज़रूरत है। पहले बेसिक नॉलेज एनहांस मतलब अपने वो कीजिए, लाइए बेसिक नॉलेज पढ़िए। उसके बाद उसके ऊपर फिर एआई का इस्तेमाल कीजिए। वो आपको बहुत बेटर रिज़ल्ट देगा पहले वो काम। तो मतलब वो हमारे लिए प्लस पॉइंट्स है ना? बिल्कुल। क्योंकि आजकल बड़ा मिथ सा बना हुआ है कि एआई आ गया है तो अब तो क्रिएटर की जॉब ही नहीं है, अब तो डिज़ाइनर का काम ही नहीं है ना? डिज़ाइनर्स और क्रिएटर्स की जॉब बहुत सारी जाएँगी, लेकिन बहुत सारे उन जितनी जाएँगी उससे ज़्यादा क्रिएट हो जाएँगी। बस फ़र्क यही रहेगा कि वो क्रिएटर्स को अब एआई पढ़ना पड़ेगा। तो जो लोग समय के साथ एआई को सीख लेंगे, टिप कर ले। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो एज़ इट इज़ कमाएँगे और ज़्यादा ही कमाएँगे। लेकिन जो लोग रिजिड हो जाएँगे कि नहीं पहले हम ये कर रहे थे अब इसके आगे हमें नहीं कुछ पढ़ना इतना, तो उनके लिए प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, लर्निंग के लिए तो रेडी रहना पड़ेगा ना। हर दिन, हर टाइम पे टूल्स न्यू आएँगे और डेफ़िनेटली हमें सीखना पड़ेगा। हम एक जगह पे स्टेबल नहीं रह सकते कि बस मैंने ये सीख लिया अब हो गया। हो गया। क्योंकि इत्तेफ़ाक से इंडस्ट्री वो है जैसे आईटी इंडस्ट्री हो गई, एनिमेशन इंडस्ट्री हो गई, इसमें हर थोड़ा-थोड़ा टाइम बाद चेंजेस हाँ जी, आते है कल। आते रहते हैं। बिल्कुल। सर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या गाइड करेंगे अगर कोई न्यू कमर बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल और उसको इस फ़ील्ड में अपना करियर बनाना है ना? तो क्या जॉब अपॉर्च्युनिटी कर सकते हैं? क्योंकि इसमें फ्रीलांसिंग का भी बहुत ईज़िली बच्चे उस फ़ील्ड की तरफ जा रहे होते हैं। और मतलब क्या मतलब इसकी इनकम के बारे में क्योंकि बच्चे आजकल सबसे पहला उनका कॉन्सेप्ट ये होता है क्या ओके मैं ये करूँगा तो किस टाइप की जॉब मिलेगी, मेरा सैलरी पैकेज क्या होगा? तो उसके बारे में सर थोड़ा-सा बेसिक तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पर प्रोसेस क्या है हमारे पास प्रोफ़ेशन का और इससे आप किस तरह की इनकम कर सकते हो? कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आप आगे करियर सेटअप करते हो? मैं एक पाइपलाइन बताता हूँ आपको, पाइपलाइन में ध्यान रखना है आपको क्या-क्या सिस्टम्स है, ठीक है? हमारे इंडस्ट्री में कोई भी अकेला काम नहीं करता मतलब बहुत 0.1% लोग हैं जो अकेले काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक टीम वर्क होता है। अब पहले टीम वर्क में क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टार्टअप है, ठीक है? वो विज़ुअलाइज़र है। विज़ुअलाइज़र के बाद हमारे पास स्केचर आते हैं। एक अच्छा स्केचर मान लीजिए या बहुत अच्छा स्केचर मान लीजिए। देखिए स्केचिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको। स्केचिंग जो एग्ज़ैक्टली पेन पेंसिल से ड्राइंग करने को स्केचिंग। उसके बाद आपको डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी। जो उसको डिजिटल और वेरी इसके में सेव करेगा। जी, उसके बाद भी इस टीम में आपको एक मार्केटियर चाहिए, एक सेल्स वाला बंदा चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए, एडिटर चाहिए। उसके अलावा भी ऐसा कोई एक्सपर्ट चाहिए, जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर हम काम करें तो उसका एक्सपर्ट चीज़। स्केच तो आपको मान के चलिए कि 5-6 लोग आपकी टीम में हमेशा से रहने चाहिए, ताकि आप एडिटिंग करने वाले हैं, तो आपको एक कंटेंट राइटर चाहिए होगा, आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए लिखने वाला चाहिए होगा। ये हर आदमी को लिखना नहीं आता, हर आदमी को एडिटिंग करनी नहीं आती है। तो हर आदमी को अगर हर चीज़ नहीं आती है, तो आपको एक टीम में काम करना है। तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ों में भी मतलब कि जॉब का वो बन जाता है, स्कोप। जैसे मैंने बताया आपको विजुअलाइज़र की अलग जॉब होती है, उसका काम कुछ नहीं होता है। उसका काम खाली मान लीजिए कि आपके पास कुछ वो आता है, प्रोजेक्ट आता है और मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है कि आप फ्यूचर में एक समर आ रहा है, उस समर में आपको एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करनी है। अब वो कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कैसे करनी है, क्यों करनी है, उसका आइडिया क्या होगा, बिल्कुल किसी को नहीं पता। वो विजुअलाइज़र पहला फेज़ तो वही एग्ज़ैक्टली। तो वो विजुअलाइज़र क्लाइंट के साथ बैठ के अपना बहुत सारा टाइम खपाएगा, जब तक वो एक सही स्टेज पे नहीं पहुँचा ड्राफ्ट के, उसके बाद से ही हमारा काम शुरू होगा। तो मतलब वो एक सेपरेट जॉब प्रोफाइल एग्ज़ैक्टली विजुअलाइज़र जाएगा और वो सारी चीज़ें करके जाएगा। क्योंकि विजुअलाइज़र के पास कोई टैलेंट नहीं है टूल का, बट उसके पास जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है।
वो टाइम से जेड पे साहब बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ करना। जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा तब वो आएगा अपने स्केचर के पास कुछ ऐसा बनवाने के लिए कि भैया इससे इस ड्राफ्ट ड्रॉ करवाएगा। हाँ, कुछ फिर जाएगा भाई के पास, फिर अप्रूव कराएगा, फिर वापस आएगा, तब वो डिजिटल मीडिया तब वो डिजिटल मीडिया में वापस जाएगा। तो ये अगर आप बेसिक काम कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर बंदा चाहिए ये काम करने। और ये प्रॉपर एक जॉब प्रोफाइल है, वे कंपनी से रिक्रूट करती हैं। बिल्कुल। ओके। ठीक है ना? कंटेंट राइटिंग हो गया आपके पास, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की अलग-अलग जॉब है। कुछ कुछ लोग एड्स बनाते हैं, कुछ लोग स्टेशनरीज़ पे काम ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग पैकेजिंग पे काम करते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, वो लोगोस और कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं, जो बिल्कुल स्क्रैच से एक नया बन जाए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाला पार्ट जो हम कहते हैं। तो अगर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना है तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मेरी ड्राइंग स्किल सर अच्छी नहीं है। तो मुझे हमेशा एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे दिमाग में उपजी हुई चीज़ों को पेपर पे ला सके। पे ला सके। मैं उसको डिजिटाइज़ ज़रूर करता हूँ लेकिन मेरी स्किल सेट वो नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास उस पाइपलाइन में इस तरह के बंदे होते हैं। और इस तरह के बंदे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि स्केचर्स और अच्छे आर्टिस्ट, ये आपको एनिमेशन इंडस्ट्री में भी मिलते हैं। और साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं बीएफए, फाइन आर्ट्स एक करके स्ट्रीम है, वहाँ पर आपको इस तरह के बहुत लोग मिलते हैं जो प्रॉपर इसी फील्ड के हैं। ड्राइंग, स्केचिंग उस तरह की चीज़ें। जो एनिमेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग प्राइमरी सेक्टर्स में हमारा साथ देते हैं। उसके बाद आपके पास डिजिटाइज़ेशन, उसके बाद आप जितने टूल सीख सको सीखो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन की बात करते हैं, इलस्ट्रेटर है, फ़ोटोशॉप है, इनडिज़ाइन है, कोरल ड्रॉ है। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप सबसे ज़्यादा जिन टूलों की बात करते हो ग्राफिक में, वो है एडोब के 3 सॉफ्टवेयर्स, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फ़ोटोशॉप और एडोब इनडिज़ाइन। इंडियन मार्केट में आज भी एक नाम बहुत बूस्ट है, जो बहुत पुराने टाइम से चला रहा है, वो है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ तो ये 4 सॉफ्टवेयर अगर आप सीख लेते हो डिज़ाइन एज़ अ डिज़ाइनर। भी आई थिंक सर फोटो। हाँ, फ़ोटोशॉप एडिटिंग के लिए काम कर रहा है, ओके। ठीक है? तो आपने बताया मेजरली एक बार फिर से सर रिपीट कर दे। एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर। रिएक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ओके। फ़ोटोशॉप, एडोब जो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है रास्टर बेस्ड, एक है एडोब इनडिज़ाइन जो बाइंडिंग वाले काम करता है, जैसे बुक्स और मैगज़ीन्स इस तरह के आपको एक से ज़्यादा पेजेज़ 100 पेजेज़, 1000 पेजेज़ का कुछ बनाना हो बाइंडेड काम, तो आप इनडिज़ाइन में करते हैं। ओके। उसके लिए फ़ोटोशॉप और ये सिर्फ़ एडिटिंग का काम कर सकते हैं, टोटल काम करने के लिए आपको इनडिज़ाइन भी जानना है। और बाकी फ्लैक्स और बैनर के लिए हमें कोरल ड्रॉ की तरफ जाना पड़ेगा। कोरल ड्रॉ का वहाँ भी करता हूँ, कोरल ड्रॉ एक्चुअली में क्या है कि कोरल ड्रॉ ये तीनों काम एक साथ करता है। ओह! इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में बहुत टाइम से ये सर्वाइव कर रहा है। ये इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप और इनडिज़ाइन तीनों काम कर सकते हैं। इसीलिए मोस्टली रिक्वायरमेंट में होता है कि आपको कोरल ड्रॉ आता है। मतलब फिर वो बंदा ये बाकी कामों में भी हेल्प कर हाँ। सकता है। और एक और चीज़ है कि हमारी इंडस्ट्री में जो पुराने प्रिंटर्स लगे हुए हैं, वो कोरल ड्रॉ की फाइल को बहुत पहले सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत लोग क्या होता है कि अपना जो पुराना पार्ट है उसको नहीं छोड़ते, नहीं छो वो पुराने सॉफ्टवेयर पे काम करते रहते हैं। लेकिन अब जितना कुछ नया आ रहा है, वो हर चीज़ को सपोर्ट करता है। तो आपके जो प्रिंटिंग प्रेसेज़ हैं या प्रिंटिंग के मशीन्स हैं, वो हर तरह की फाइल सपोर्ट करता है। तो अब वो दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म हो गई हैं। तो ऐसे पुराने बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आज भी चलते आ रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत कम लोगों के पास देंगे, बहुत प्रिंटिंग कम मतलब बहुत कम प्रिंटिंग हाउसेज़ के पास देंगे। तो इसमें सर एक पर्सन को ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी एक एरिया पे फोकस नहीं। ये सब अगर आप जैसे हाँ, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में हैं, तो मिनिमम आपको ये 4 सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। सीखना पड़े। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अलग-अलग क्लाइंट्स की अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। ये 4 सॉफ्टवेयर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। इसके बाद है कुछ ना सीखें, ठीक है, लेकिन ये 4 ज़रूरी है। ख़ास करके या तो 3 एडोब के सीख लीजिए, ठीक है? एडोब कोरल ड्रैक पैकेज है हाँ, एक्चुअली ना, तो वो कोई ग्राफिक में ये 3 सबसे अच्छे हैं। और अगर एडिटिंग में जाता है तो जैसे सुना है हमने प्रीमियर वे प्रो है, एडोब का बहुत अच्छा, रश है, ओके। एडोब का ही वो भी। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे हैं, एक ब्लैक मैजिक करके कंपनी है, उसका एक है नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, दाविंची रिज़ॉल्व, ओके, ओके, ओके। ठीक है? इसके अलावा अगर आप मैक पे काम करते हैं, तो आपके पास फाइनल कट प्रो है, ये काम करता है एडिटिंग में। तो ये हमें सारे सीखने की ज़रूरत है? नहीं, कुछ किसी भी, वो अब डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है। अगर आप मैक चला रहे हो, तो आप फाइनल कट प्रो सीखो। अच्छा। अगर आप विंडो चला रहे हो, तो आप प्रीमियर प्रो सीख लो। अगर आप मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो अलग सॉफ्ट तो आप फाइनल कट प्रो एक और है, क्या बोलते हैं, मार्केट में अभी 2-4 और नए आए हैं। हुँ। तो सर इसका जो मतलब जो पैकेज है वो मतलब कितना है? अच्छा पैकेज है? अगर बताते देखिए अगर वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, एक होता है सर अपना स्टार्टअप फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो दैट इज़ डिपेंड ऑन द ज़रा वही काम कैसा है, आपके पास क्लाइंट कैसे हैं, तो वो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, तो म्यूज़ियम कितने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फ्रेशर की बात करूँ मैं, हाँ, फ्रेशर
तो अब आपको एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है, वो है कि हमारा जो इंडिया है हमने इसको 4 सेक्टर्स में बाँटा हुआ है। ओके, 4 टियर्स हमारे पास है एबीसीडी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो जितने आपके पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, इन शहरों में आपके पास कभी भी किसी फ्रेशर को 20-25 हज़ार से स्टार्टअप मिल जाता है बहुत ही आसानी से। ओके। बाकी के अगर आप ग्रेड 2 में आएँगे, वहाँ और कम हो जाएगा, ग्रेड 3 में आएँगे और कम हो जाएगा। तो ये कोई ऐसा सवाल है कि आप एक सेट पैटर्न पे रहते हैं कि मेरे को सब 40,000 रुपए जगह नहीं मिलेंगे। आप किस जगह पे हो वो बहुत डिपेंड है। आप मुंबई में हो आपको 50,000 रुपए मिल जाएँगे फ़ायदा फ्रेश है। क्योंकि वो जगह ही ऐसी है कि पैसे ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका सर्वाइवल नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं देहरादून की बात करूँ या और छोटे टियर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। आप चाहे आईटी के दुकानदार हो या एनिमेशन के हो या आप जज हो, वकील हो, व्हाटएवर आप सरकारी नौकरी में नहीं हो अगर, प्राइवेट में हो, तो आपको स्केल हमेशा कम ही मिलेगा। बीसी और लेकिन फ्रेशर में थोड़ा-सा काम करने के बाद सर स्विच कर सकते हैं ना? क्योंकि फिर तो आपको अच्छा वो मिल जाएगा। एक आपको थोड़ा मैं इस पे काम किया। जैसे लड़के एक बेसिक वो इंजीनियरिंग अगर मैं अपनी इंडस्ट्री का बताऊँ, तो अगर आपको उसमें काम करना है ग्राफ़िक में, ग्राफ़िक, एडिटिंग, ठीक है? इस तरह की चीज़ों में, तो आप दिल्ली एनसीआर के एरिया में रहिए, आपको बहुत जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। और अच्छा सर एक चीज़ ये होता है ना कि जैसे कई बार मिथ नहीं होता कि ये एनिमेशन का पर्सन है मतलब अभी ये सब कर लेगा। मतलब ऐसा हुआ था तो मतलब ऐसा है कि ये एनिमेशन का पर्सन है मतलब अभी डिज़ाइनिंग भी कर लेगा, ये 2D भी कर लेगा, 3D मतलब उस एक पर्सन से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो भी डिज़ाइनिंग से लेके एडिटिंग से लेके मार्केटिंग तक का सारा काम वो बंदा कर लेगा। तो मतलब ये ट्रू है सर कर सकते हैं बिल्कुल नहीं है, तो जैसे मैंने आपको पहले एग्ज़ाम्पल दिया था, कि आप प्राइमरी जब पढ़ते हैं, तो आप हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और पता नहीं क्या-क्या पढ़ लेते हैं, है ना? वैसे ही आपको यहाँ भी पढ़ना है, कि आप सब कुछ पढ़ते हैं, आप ग्राफ़िक पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं अभी, आप पे सबकी नॉलेज है, हाँ। एक जैसे ही आप 10th, 12th 10th के बाद आएँगे, तो आप स्ट्रीम चुनते हैं अपना, हाँ। आप फिर यहाँ पे भी स्ट्रीम चुनते हैं। फिर आप स्पेशलाइज़ेशन करते हैं और फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आपको उस फ़ील्ड में बहुत ज्ञान हो गया है, तो आप उस फ़ील्ड में जाके आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी सर, ये एज़ अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन जब वो आप जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करते हो ना, तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है, वो ऐसा सोचता है कि आप ये सब काम कर सकते हैं। तो अभी फ्यूचर में हमें इनको समझाना पड़ेगा कि ये सब मिथ है। इस मिथ को बस करना पड़ेगा हमें खुद ही। क्योंकि उनको लगता है कि मैंने जैसे आईटी में भी ऐसा होता है सर ना, जैसे मैं आईटी से हूँ सपोज़ दैट तो उनको क्या लगता है कि आईटी का पर्सन है, तो वो एआई से लेके मशीन लर्निंग तक सब कर सकता है। बट ये ट्रुथ नहीं है ना? आप हर तो सिर्फ आईटी और ऐसे कर लेते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को सुना कि आपको कंप्यूटर आता है बस, तो कंप्यूटर में सब कुछ होता है। तो चाहे कुछ भी कर लो आप, आईटी है, एनिमेशन है, आप कंप्यूटर है। मतलब आप फंडामेंटल भी पढ़ाइए और आप एआई एमएल भी पढ़ाइएगा क्योंकि आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो। तो ये तो मिथ है। ये मिथ है। इस मिथ को हमें खुद ही बस्ट करना पड़ेगा। आगे आने वाली जनरेशन को हमें बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है। हर चीज़ कंप्यूटर दुनिया में हर काम करती है, लेकिन हर काम करने के लिए एक स्पेशलिस्ट बैठा है। ओके। तो सर मतलब ओवरऑल जो भी यंग स्टूडेंट या जो भी यंग आपको सुन रहे हैं, तो वो एनिमेशन में जो सच में इंटरेस्टेड हैं, तो वो एआई से बिना डरे, आराम से अपनी स्किल सेट पे काम करें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब, फ्रीलांसिंग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, है ना? हमारी मीडिया इंडस्ट्री में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग रिसेशन से करते हैं, सब करते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में कभी रिसेशन आता ही नहीं है। आ ही नहीं सकता सर एक्चुअली। सिंपल सी बात है। तो जब आप नहीं आ सकता किसी चीज़ में, तो आपको डरने की किस बात की ज़रूरत? आपको खाली अपना स्किल एनहांस करना है। जैसे-जैसे आप में स्किल सेट बेहतर होगे, वैसे-वैसे आपका प्रोफाइल बड़ा होता जाएगा और जितना आपका प्रोफाइल बड़ा होता जाएगा, उतने आपके पैसे आते जाएँगे और ज़्यादा आते जाएँगे, क्योंकि आप एक से ज़्यादा काम कर पा रहे हो। ओके। तो आपको अगर एक मैसेज देना हो, छोटा-सा मैसेज यंग बच्चों को, जो कि इस इंडस्ट्री में सच में सर अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा कि आप इस फ़ील्ड को जादू मत समझें। ये देखने में जब हमने भी पढ़ाई शुरू की थी, तो सब कुछ फ़ैसिनेटिंग होता था बहुत कि कैसे ये सब काम हो रहा है, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है। आपको यहाँ जादू समझ के नहीं आना है, आपको लग के काम करना है और पढ़ना भी है। आप प्रैक्टिकल के साथ-साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि हम प्रैक्टिकल वाला काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके छूट जाएँगे, नहीं होता ऐसा। आप दोनों चीज़ों का समन्वय बनाइए, दोनों चीज़ों पे काम कीजिए, बहुत सारा पढ़िए, बेसिक क्लियर रखिए, आप कभी भी आपका जो है एआई से कोई एआई तो आपका फ्रेंड है, एआई से आपको डरना नहीं है, एआई को आपको साथ लेके चलना है। आप जितना आसानी से एआई को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना आपका डर खत्म हो जाएगा। एआई से आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ठीक है, सर ने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी आज के लिए। और सर अगर कुछ और सवाल कुछ आते हैं और आपको फिर से अगर हमें इनवाइट करने की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ सर आप आइए ऐसे सीधी से। और क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे बच्चों के सवाल भी हैं बिल्कुल, और कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ फ़ियर भी हैं कि ये करें, ऐसा ना हो कि जब तक हम ये चीज़ें सीखें तब तक एआई इतना स्मार्ट हो जाए कि उनकी स्किल की कोई वैल्यू ना रहे। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो सर आपको फिर से एक बिल्कुल बार मैं आप आइएगा हमारे पास। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर कमिंग।